बिहार में जैसे जैसे चुनाव की तारीख अब नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी पारा अब चढ़ने लगा है। इस वक्त हम मौजूद हैं भोजपुर के संदेश विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ मौजूद हैं श्वेता सिंह जी। श्वेता सिंह जी जो भाजपा प्रदेश समिति में भी थी, लेकिन अब इन्होंने लोजपा का दामन थाम लिया है और लोजपा की टिकट से वो इस बार संदेश विधानसभा में ताल ठोक रही हैं। पंचायत की मुखिया भी रही हैं, तो पंचायत का जो रोल मॉडल रहा है, जिस तरह से इन्होंने कहा और जो बातें हैं कि जो विकास इन्होंने पंचायत स्तर पर किया है, अब चाहती हैं कि वो पूर्णतः विकास संदेश विधानसभा क्षेत्र में हो। क्या कहेंगे चुनाव के बारे में? अब लोजपा से मैदान में है आप। जी जी जी, किसी न किसी पार्टी से तो आना ही था। जिस तरह मैं काम करते पिछले 5-6 सालों से या 10 सालों से समझिए, अभी तो मैं यहाँ पे मुखिया के पद पे हूँ, जब तक चुनाव जीत जाती हूँ तब तक हूँ, और मैंने बहुत विकास भी किया इस क्षेत्र का, अपने गांव का। लेकिन इस क्षेत्र की यह दशा है कि पिछले 15 सालों से समझ लीजिए कि विकास की एक लकीर नहीं खींची गई है। और सिर्फ क्या कारण था बीच में, मतलब कि बीजेपी को, ये पिछले 15 सालों से बीजेपी की सीट रही थी, लेकिन इस बार ऐसा क्या करामात हो गया कि ये जेडीयू को मिल गई। तो जहाँ जेडीयू वहाँ लोजपा, तो जहाँ जेडीयू है वहाँ पर लोजपा उसका सामना करेगी। और क्या लगता है कि संदेश विधानसभा में इस बार चुनावी मुद्दा क्या होगा यहाँ की जनता के लिए, और क्या चुनावी मुद्दा बनेगा? मुद्दा यही बनेगा कि महिलाओं की सुरक्षा और महिला के साथ जो अत्याचार हुए हैं उसको एक बार जोर से सबको समझ में सबको आ गया है इस बात में कि दोनों भाई जो हैं, एक भावा और भाई, ये क्या लड़ाई हुई। एक जेडीयू से मिला है जिनको वो उनके भैंसुर हैं, और वो महिला जो है क्योंकि उनके पति को टिकट नहीं मिला तो वो खड़ी हो गई। तो इस तरह से महिलाओं के अत्याचार पे भी लोग टिकट दे रही है। आरजेडी अगर दे रही है तो उसको सोचना होगा। इस क्षेत्र में शांति कायम रखना, भय का माहौल को ख़त्म करना है, और ये लोग हमारे क्षेत्र के भी नहीं है। इसलिए एक बार मैं यहाँ की जनता को बोलूँगी कि वोकल फॉर लोकल, बिहार फर्स्ट, बिहार बिहारी फर्स्ट, बिहार बिहारी फर्स्ट। जैसा आपने कहा, इस बार का जो चुनाव है, आपने कहा कि मोदी जी को रोल मॉडल मानते हैं आप, ठीक है, लेकिन एनडीए में कहीं ना कहीं जो है चीज़ें जो हैं वो समझ से परे हैं। चूँकि एनडीए का कहना है कि लोजपा हमारे साथ नहीं है, लोजपा का कहना है कि हम भाजपा के साथ हैं। तो क्षेत्र में जब आप जाएंगी, जनता के बीच जाएंगी, तो जनता तक ये मैसेज कैसे पहुँचे? देखिए, जनता सबसे पहले अपने नेता को चुनना चाहती है, अपनी पसंद के नेता को। उसका कैरेक्टर भी देखती है, उसका सब कुछ देखती है कि भाई वो क्षेत्र में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैं पिछले 5 सालों से 6 सालों से काम कर रही हूँ, तो उसको पहले मद्देनजर रखेगा कि अभी चुनावी समय लोग बाहर निकल के, बिल से बाहर निकल के आ रहे हैं। इसके पहले कहाँ थे? कोरोना काल में कोई नेता तो नहीं दिखाई दिया। अभी देखिए, कुकुर मुत्ते के जितने भी हैं वो मौसमी लोग हैं और इलेक्शन में दिखाई देते हैं। जनता भी उन लोग को 5 साल से झेल रही है और देख रही कि किसी ने कोई कहीं पूछने का, किसी का दुख दर्द जानने का नहीं समझा। क्या मैं ही एक ही थी इस क्षेत्र में थी कि अगर कहीं तड़का गिर जा रहा तो मैं वहाँ पुचार करने जा रही हूँ, किसी को सांप काट ले रहा तो मैं जा रही हूँ, किसी की मर गया तो उसको मैं मदद कर रही हूँ, किसी की शादी ब्याह। तो जनप्रतिनिधि किस बात का? अगर आप अपने क्षेत्र की जनता से कभी संपर्क नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इलेक्शन के टाइम में, तो ये कोई बात नहीं। तो ये जनता जानती है, और जनता अभी बेवकूफ़ नहीं है, वो समझ रही है कि इस क्षेत्र में कौन उनके लिए सबसे सही नेतृत्व प्रदान करेगा और इस क्षेत्र का विकास करेगा। क्या लगता है संदेश की जनता इस बार आपके माध्यम से पटना अपना संदेशा भिजवाएगी? एकदम भिजवाएगी। मैं इसीलिए तो हूँ कि मैंने देखा कि यहाँ पे कोई विधानसभा में एक सवाल पूछने वाला नहीं, बोलने वाला नहीं है। अगर मैं जाती हूँ तो मैं अच्छे से अपनी जनता के दुख दर्दों को वहाँ बताऊँगी, वहाँ विकास का एक लकीर खींचूंगी इस क्षेत्र में। महिला सशक्तिकरण हमेशा से हर बातों में आता है, तो क्या लगता है कि इस बार इस क्षेत्र की जनता महिला प्रत्याशी को जिताकर विधानसभा में बैठाएगी? एकदम बैठाएगी, क्यों नहीं बैठाएगी। अगर मैं आवाज़ देती हूँ तो 1 दिन या 2 दिन में कोई भी कार्यक्रम, मैंने भाजपा का ही कराया था, तो 5000 महिला 2 दिन के अंदर में मेरी यहाँ सब मेरे लिए खड़ी हो गई थी, क्योंकि मेरा व्यवहार उन लोग से अच्छा रहता है। कोई भी कार्यक्रम होता मुझे वो लोग बुलाते, मैं जाती हूँ, और मैं जब बुलाती तो वो भी मुझे मेरे साथ रहती हैं। तो पंचायत से बाहर निकलकर जो विकास का रोल मॉडल है वो चाहते हैं कि विधानसभा में उसको आप
देखिए, आप मेरे पंचायत तक मत सीमित रखिए। मैं हर क्षेत्र में अभी जो गांव बाजार में जो रोड बन रहा है वो पेंडिंग पड़ा हुआ था, उसके लिए मैं शाहबाद PWD में बैठकर मैंने उस रोड का एस्टीमेट बनवाया, DPR तैयार करवाया। फिर जो हमारे प्रधान सचिव अमृतलाल मीणा से जाके मिली, इसी खास वजह से मेरे गांव का भी रोड था, लेकिन उसको वो मेंटेनेंस में डाल दिया गया है, क्योंकि नासिकगंज सकड्डी रोड बन गया और जो इधर वाला रोड है वो मेंटेनेंस में डाल दिया गया। तो उसका फंड अभी जो आचार संहिता लग गया, इसलिए वो लोग उसको रिलीज नहीं किया। नहीं तो वो गांव वाला बाजार वाला तो रोड जो बाजार मेन मार्केट में है, तो वो बाजार बन रहा है, वो रोड बन रहा है। तो श्वेता जी का कहना है कि लगातार वो पूरे विधानसभा स्तर पर जो भी विकास के मुद्दे हैं उनको लेकर मुखर रही हैं और कई विकास के कामों को उन्होंने विधानसभा भर में उतारा है। और इस बार लोजपा की टिकट से वो चुनाव लड़ रही हैं और संदेश की जो जनता है उनका पूरा साथ उन्हें इस बार चुनाव में मिलेगा। और इस बार संदेश की जनता जो है उन्हें जिताकर पटना यानी कि विधानसभा भेजने का काम करेगी। वो कुरहंडी विधानसभा क्षेत्र के हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। इससे पहले भी वो कुरहंडी से बाजी मार चुके हैं, लेकिन इस बार इनके विधानसभा क्षेत्र का मुद्दा क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। सर, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। 5 साल के बाद कौन ऐसा काम जो आप नहीं कर पाए हैं, इस बार जनता अगर मौका देगी तो वो कर लेगी? मैं आपको बता दूं, 2015 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे विश्वास करके टिकट देने का काम किया और कुरहनी की महान जनता ने उस पर मोहर लगाने का काम किया। और जब मोहर लगा दिए कुरहनी की जनता, तो मैं लगातार कुरहनी के विकास में लगा रहा हूँ। एनडीए की सरकार पहले भी थी, आज भी है, लेकिन जनप्रतिनिधि बदल जाने से आप जाकर के कुरहनी में देख लीजिए, 200 से ऊपर आपको राज्य योजना से सड़कें बना है, हाफ दर्जन से ऊपर बड़ा बड़ा पुले बना है, 150 से ऊपर घरेलू ट्रांसफार्मर लगे हैं, 100 से ऊपर कृषि के लिए ट्रांसफार्मर लगे हैं और 3 पावर सब स्टेशन लगे हैं। आपको बताते हुए हर्ष भी होता है कि विकास के 2 मापदंड होते हैं, सड़क और बिजली, और सड़क और बिजली मेरे यहाँ संपूर्ण रूप से पहुँच गया है। शेष काम जो बच गए हैं, लोगों का आशीर्वाद मुझे पहले भी मिला था और आज भी मिला है, जो शेष काम बचा है उसको मैं। स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? स्वास्थ्य का जब से मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री बने हैं काफी अच्छा कार्य हो रहा है। पहले मेरे यहाँ आपको मैं बता दूं, जमीन था और स्वास्थ्य अतिरिक्त केंद्र नहीं बन रहे थे जमीन रहते हुए, लेकिन मंगल पांडे जी जब से बने हैं स्वास्थ्य मंत्री, 1.25 करोड़ का छाजनपुर भी पंचायत में आपको वहाँ स्वास्थ्य अतिरिक्त केंद्र का भवन बन रहा है और काफी अच्छा कार्य हो रहा है। मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और मंत्री सुरेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। लगातार जनता के बीच रहे और जनता के बीच ऐसा कि जनता सराखों पे बिठाया, और इस बार भी 10 तारीख का जब परिणाम आएगा, वाकई वो परिणाम क्या होता है ये तो जनता जानती है। लेकिन हमारे साथ शर्मा जी हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सर इस बार का मुद्दा विशेष क्या होगा। देखिए, जो हमारे नरेंद्र भाई मोदी और एनडीए के मुखिया नीतीश कुमार का एक ही मुद्दा है, वह मुद्दा है विकास मुद्दा, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बिहार, और मेरा मुद्दा है आत्मनिर्भर मुजफ्फरपुर। स्मार्ट सिटी बनाना है। इसके लिए हम इस चुनाव में जनता से अपील किए हैं कि वो हमें दे। पूरी पैसे स्मार्ट सिटी बनाने का आ चुका है केंद्र और बिहार सरकार से। स्मार्ट सिटी बनाना ही मेरा मुद्दा है और उस मुद्दे को मैं संकल्पित होकर पूरा करूँगा। एक अंतिम सवाल ये है कि स्मार्ट सिटी तो आप बनाएंगे ही, लेकिन शहर में ट्रैफिक व्यवस्था बहुत गड़बड़ है। अगर आप शहर में प्रवेश करेंगे तो लोग परेशान हो जाते हैं। मेडिकल की बात करते हैं, यहाँ पर डॉक्टरों की कमी नहीं है, पूरा हब माना जाता है बिहार में, लेकिन उसके लिए क्या योजना है? यही तो मैं कहा हूँ कि स्मार्ट सिटी में स्मार्ट रोड बनेगा, ट्रैफिक प्रॉब्लम नहीं रहेगा, सिग्नल लाइट लगेगा, ट्रैफिक कंट्रोल लाइट होगा, तो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से सारा ऑपरेट होगा। तो ये तो यही तो मुद्दा है कि जो ट्रैफिक कंट्रोल होगा, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल होगा, विकास का धारा बहेगी, यही मुद्दा है। और इसीलिए स्मार्ट सिटी, एक शब्द में मैंने कहा कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे। देखिए, वाकई स्मार्ट सिटी का योजना है और योजना धरातल पर बहुत जल्द उतरेगी भी, लेकिन चुनाव आचार संहिता के कारण आगे कार्य नहीं बढ़ा। लेकिन शर्मा जी का कहना है कि अगर इस बार जनता ने मुझे जिताया तो मुजफ्फरपुर
वो स्मार्ट सिटी होगा कि वाकई पूरा बिहार ही नहीं पूरा देश इसका अनुकरण करेगा। अभी हम कांटी विधानसभा क्षेत्र में हैं और कांटी विधानसभा क्षेत्र के ऐसे प्रत्याशी से आपको हम रूबरू करा रहे हैं कि लगातार कांटी की जनता से लगातार टच में रहे। कोई भी ऐसा युवक या कोई भी ऐसा वृद्ध या कोई भी ऐसा महिला नहीं जो मोहम्मद जमाल को नहीं जानता हो। लगातार लोगों के सुख दुख में हर वक्त उनके कंधे में कंधा मिलाकर चलने वाला ये प्रत्याशी जनता दल यूनाइटेड के हैं और जनता दल यूनाइटेड ने इन्हें कांटी विधानसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया है। मुद्दा बहुत है, लेकिन आखिर जमाल जी का विशेष का मुद्दा है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। सर, कांटी विकास क्या हुआ वो आपसे और जनता से छिपा नहीं है। आपको जनता अगर यहाँ पर विधायक बनाती है तो पहली प्राथमिकता क्या होगी? पहली प्राथमिकता होगी जो जनता थाना तक जा करके अपने कामों को लेकर के परेशान रहता है वो जनता के घर पहुंच के थाना पुलिस काम करेगा। वीडियो सीओ जितने लोगों को अगर दौड़ाता होगा तो फिर वीडियो काम कर करके जनता के घर तक पहुंचाएगा। जो भी सुविधा से वंचित होगा कांटी सारे सुविधा से लैस कराया जाएगा। आधुनिक कांटी बनाया जाएगा। युवाओं को यहाँ माना सम्मान दे करके नए नए रोजगार देने का स्कीम इंडस्ट्री वगैरह लगाया जाएगा। उसमें युवाओं को जोड़ा जाएगा। एक नहीं अनेक मॉल इंफ्रास्ट्रक्चर का हम लोग स्कीम बनाए हुए हैं। उस सब डेवलप कर करके युवाओं को उससे जोड़ेंगे। सर, ये इलाका का हमने भ्रमण किया है, हमने देखा है कि यहाँ पर भट्टा इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है। उसको लेकर क्या योजना होगी? उस भट्टा इंडस्ट्री जो में अभी जो सरकार के नियम के अनुसार चलना शुरू किया है उसमें एक और बड़ा स्कीम आ गया है जो आप लोगों को साथ जानकारी होगा कि वह भट्टा जो पहले इसे बनाया जाता था मिट्टी से, वो मशीन मिट्टी खोदेगा, मशीन ही मैन्युफैक्चरिंग करेगा, मशीन ही वहाँ से ट्रांसफर करेगा चिमनी के अंदर और पावर से वह सारा चिमनी फुकाएगा और चिमनी से ईंटा निकलता जाएगा और डिलीवर होता जाएगा। ये बड़ा इंडस्ट्री काम करेगा जिससे बहुत सारे लोगों का रोजगार दूर होगा। सर, एक बड़ा सोशल मीडिया पे चल रहा है धमकी का मामला, वो क्या है? देखिए, ऐसा कहीं दूर दूर तक धमकी का मामला नहीं है। उसको तोड़ ममोड़ के काट कर करके दिखाया गया है। इसकी जांच करा लें, फोरेंसिक जांच करा लें लैब में भेज कर करके कि कहीं से ऐसा कोई मामला नहीं है। मैं आपको दिया हूँ कि किस तरह से आज के डेट में मेरे 200 कार्यकर्ता भाग गए और लोकतंत्र में हर आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है कि जो मेरा मीटिंग कराता है उसको जा करके रात में मंत्री जी गाली बकते, नई घर खोलता लात से मारते गेट में, उसके बाद फोन करवाते, फोन कर करके कह रहे हैं अच्छा साले तुमको हम बताएंगे, 15 दिन में बताएंगे, जो हमने दिया है उनका प्रूफ आपके पास। तो हम जो आदमी डीएम को कह रहा हो मुंह पर है कलेक्टर होश में रहो कलेक्टर, मैं अजीत कुमार हूँ, पहचानते नहीं हो मैं अजीत कुमार हूँ, एसएसपी को कह रहा हूँ, उसको कौन धमकाएगा? कलेक्टर एसएसपी को जो आदमी मुंह पर थ्रेट करता हो उसको कौन धमकाएगा? एक एक गरीब गुरबा रो रहा है, घर बंद कर लिया, मोबाइल बंद कर लिया कि जिसके जहाँ जहाँ मीटिंग हो रहा है जमाल साहब सबको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ऐसे में तो चुनाव लड़ना ऑटो क्लिप है और चुनाव लड़ना बनने के लिए बहुत टफ होता जा रहा है। कार्यकर्ता जो 4 चक्का गाड़ी लेकर वोट मांग रहा था 13 गाड़ी ला के लगा दिया, हाथ जोड़ के चला गया। अब कहा कि भैया हमारा जान है तो जहान है, हमसे प्रचार आपका नहीं होगा। बहुत बेइज्जती हुआ, बहुत गाली उसका दिए और 15 दिन के बाद कह रहे हैं साले घर उजाड़ देंगे। ऐसे करने पर क्या ये नया संगत बात है? ऐसे लोगों को भगवान माफ नहीं करेगा जो लोग इस तरह से गरीब गुरबा अति पिछड़ा को धमकाया जा रहा है। सारे कार्यकर्ता मेरा काम छोड़ करके भाग रहे हैं। हम अपने आप को असहाय महसूस करने लगे हैं परसों से। ये हालात है। देखिए, वाकई समझिए, अगर जनप्रतिनिधि वैसा हो जो आपके लिए हो, अगर जनप्रतिनिधि उस रास्ते पर उतर आए जिसे अपराध की दुनिया कहते हैं, तो वैसे जनप्रतिनिधि से जनता क्या उम्मीद रखेगी? हमारे साथ हैं लोजपा प्रत्याशी अनिल उरांव जी।
ये सेकंड टर्म मनिहारी विधानसभा से फाइट कर रहे हैं और पिछली दफ़ा भी जीत से महज चंद कदम ही दूर थे। आइए सीधे उनसे रूबरू करवाते हैं और जानते हैं कि मनिहारी विधानसभा के लिए उनकी क्या प्रायोरिटी होगी। सर, कशिश न्यूज़ में आपका स्वागत है। सबसे पहले कशिश न्यूज़ वाले के जितने भी टीम से आए हुए हैं सभी को कोटि कोटि से धन्यवाद। क्या प्रायोरिटी रहेगी अगर विधानसभा की जनता आपको आशीर्वाद देती है तो मनिहारी के लिए क्या प्रायोरिटी होगी? प्रायोरिटी तो हम लोग 2015 से जो हारे हैं उसके बाद तो सबसे पहला प्राथमिकता जो गंगा कटाव का है वो अस्थाई निवारण हम लोग उसका करेंगे, ठीक है। और जो अस्थाई निवारण करने के बाद जो पूरे विधानसभा में आपने घूम के देखा भी कि कहीं भी रोड एक भी सही नहीं है, एक भी रोड नहीं सही है। हम लोग का बनने से पहले जो है ना सेकंड मुद्दा यही रोड का जो मामला है और पुल पुलिया का जो मामला है वो उसको हम लोग चुस्त दुरुस्त पूरे विधानसभा में करेंगे। सर, मनिहारी का गंगा घाट की बात करें, वहाँ रोड सही नहीं है और देश से ही नहीं कोने कोने के से लोग आते हैं और वहाँ एक विद्युत शवदागड़ी होना चाहिए था। तो क्या लगता है कि जो मौजूदा विधायक रह चुके हैं उन्होंने विकास का कार्य किया कि नहीं किया? जी, माननीय विधायक जी जो हैं 10 साल रहने के बावजूद सबसे पहले जबकि सीमांचल के धरती से जो गंगा स्नान के लिए आते हैं वो लोग भी आकर के देखते हैं तो बोलते हैं कि यहाँ के लोग जागरूक नहीं हैं कि क्या पता नहीं कैसे विधायक को बना दिया गया है। और ऐसा नहीं है, यहाँ के लोग बहुत जागरूक हैं, लेकिन हमारी आदरणीय विधायक जी जो हैं वो उनके आंखों में क्या पड़ा है जो अभी तक रोड को नहीं देख रहे हैं, ताकि बाहरी लोग आकर के हम लोग को भी खलता है इस बात का। हम लोग मान लीजिए 2015 में थोड़ा सा वोट के अंतराल के चलते हम लोग हार गए। अगर आज हम लोग अगर बिहार विधानसभा में रहते हैं तो ऐसा नहीं ये दृश्य देखने को लिए पड़ता। और आप जो आए अभी, आप तो पूरे विधानसभा में घूम के देख भी रहे हैं। और मेरा सबसे पहला ये है कि 2015 में जो मिस हो गया, गलती हो गया, उसको पूरा हम 2020 में करेंगे। और रूबरू हम लोग लगभग कंटिन्यू 5 साल से क्षेत्र में रह करके सारे लोगों से, बूढ़े बुजुर्ग और मेरे जितने भी दोस्त लोग हैं सभी से आशीर्वाद लेकर के हमने 19 तारीख को दाखिल किया अपना पर्चा। एक अंतिम सवाल सर, कि जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से अपील यही करना चाहेंगे कि जो हमको 5 साल जो जनता से जो प्यार मिला, एक बेटा के स्वरूप में जो प्यार मिला, वो इस बार 2020 में हम लोग को विधानसभा भेजने का काम करेंगे। यही सबसे बड़ा आशीर्वाद रहेगा जनता। तो ये थे हमारे साथ एलजेपी के प्रत्याशी अनिल राव जी, जिनका स्पष्ट तौर पे कहना है अगर इन्हें जनता आशीर्वाद देती है, इन्हें मौका देती है तो गंगा घाट पे जितना सौंदर्यीकरण है और जो विद्युत शवदागड़ी साथ साथ जो गंगा घाट तक पे जाने वाली रोड है की स्थिति है उनको सुदृढ़ करेंगे। हमारे साथ हैं मनोहर प्रसाद सिंह। मनोहर प्रसाद सिंह के बारे में बता दूं, मैं ये मौजूदा विधायक हैं और 2 बार मनिहारी विधानसभा से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। साथ ही ये भी मैं आपको बता दूं, ये भारतीय पुलिस सेवा के आईजी पद से रिटायर हुए हैं। आइए सीधे उनसे रूबरू कराते हैं, जानते हैं अगर उनको जनता आशीर्वाद देती है तो मनिहारी विधानसभा क्षेत्र के लिए उनकी क्या प्रायोरिटी होगी। सर, अगर जनता दोबारा आशीर्वाद देती है तो क्या प्रायोरिटी होगी मनिहारी विधानसभा के लिए? मेरी सबसे प्रायोरिटी होगी कि जो कटाव है उसको रोकना और जो विस्थापित हैं उनका पुनर्वासित करना। क्या क्या विजन है सर मनिहारी के लिए? मनिहारी के लिए विजन है, जैसे जो मनिहारी घाट है, मनिहारी घाट में बहुत अभाव है और माघी पूर्णिमा और सावन के समय में, फिर दीपावली के समय में, छठ व्रत के समय में लाखों लोग आते हैं यहाँ से, लेकिन वहाँ कोई सुविधा नहीं है, न घाट है, न शौचालय का कोई प्रबंध है, न उनके ठहरने का कोई इंतजाम है। तो इसके लिए मैंने विधानसभा में कई बार प्रश्न किया था और सरकार ने उसमें दिया था, आश्वासन भी दिया था कि उसको हम बनाएंगे। लेकिन यहाँ से जब रिपोर्ट मांगा गया तो रिपोर्ट यहाँ से चला गया कि सरकारी ज़मीन नहीं है और इसी के चलते वो नहीं हो सका। लेकिन अभी हम लोगों ने सर्वे कराया है और सरकारी ज़मीन है वहाँ उपलब्ध, और उस होने से उसमें शिविर बनाना ज़रूरी है और शौचालय बनाना ज़रूरी है। पिछले बार जो थे तो वहाँ पर हुआ था, पिछली बार वहाँ शिलान्यास भी हुआ था जो मिश्रा जी थे डीएम, और लेकिन वो हो नहीं सका अभी। और शवदागृह, क्योंकि यहाँ नेपाल से भी लोग आते हैं और यहाँ तक कि हाँ, तो यहाँ से अब सहरसा, सुपौल और पूर्णिया, ये तो आसान नहीं है, लेकिन नेपाल से भी लोग आते हैं दाह संस्कार करने के लिए, लेकिन कोई सुविधा नहीं है लोगों को। सड़क भी ठीक से नहीं है, सड़क के लिए भी हम लोगों ने प्रयास किया, सड़क के लिए भी एस्टीमेट बन गया है, सड़क बनाने का हो गया है। बिजली नहीं थी घाट पर, बिजली कद पर बंद हो गया, लेकिन अभी भी बहुत असुविधा है लोगों में। और
इस मनिहारी को अच्छा बनाने के लिए यह सबसे ज़रूरी है कि उसको विकसित किया जाए। ये थे हमारे साथ मनोहर प्रसाद सिंह, जो मनिहारी विधानसभा के निवर्तमान विधायक भी हैं, और इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि अगर इनको जनता वो तीसरी बार अगर मौका देती है तो मनिहारी घाट के सौंदर्यीकरण के साथ साथ मनिहारी घाट पर जो भी सुविधाओं का अभाव है उनको प्रायोरिटी के रूप में वहाँ उनको पूरा करेंगे। आज हमारे साथ हैं शंभू सुमन। शंभू सुमन के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये यहाँ से जिला पार्षद भी रह चुके हैं और पूर्व प्रमुख भी रह चुके हैं और मौजूदा में एनडीए के प्रत्याशी हैं। आइए सीधे शंभू सुमन से आपको रूबरू करवाते हैं और जानते हैं कि अगर मनिहारी की जनता इन्हें आशीर्वाद देती है तो मनिहारी विधानसभा के लिए इनके लिए क्या प्रायोरिटी होगी। सर, अगर जनता आशीर्वाद देती है तो मनिहारी विधानसभा के लिए क्या प्राथमिकता होगी आपकी? जी, निश्चित रूप से जितना भी काम बचा हुआ है, चाहे मनिहारी गंगा घाट का सौंदर्यीकरण हो, चाहे पीर मजार का सौंदर्यीकरण हो, गंगा घाट में शवदाह का व्यवस्था करना हो, साथ ही साथ हमारा मनिहारी अनुमंडल में एकमात्र डिग्री कॉलेज है जिसका कि कई तरह का प्रॉब्लम है। वहाँ पे प्रोफेसर को पेमेंट समय पर नहीं मिलता है, वहाँ पर विधि व्यवस्था सुचारू ढंग से नहीं चल रहा है। उन सब चीज़ों को देखना है। साथ ही साथ जितने भी विस्थापित परिवार हैं जो गंगा के कटाव में, महानंदा के कटाव में कट करके लोग बांध के किनारे और कई सरकारी ज़मीन पर जिधर तिधर बसे हुए हैं, उन लोगों को सबसे पहले तो उन लोगों को सरकारी ज़मीन आवंटित करवा करके, या फिर सरकारी ज़मीन अवेलेबल नहीं हो तो प्राइवेट ज़मीन सरकार के माध्यम से उसे खरीद कर उन लोगों को पुनर्वास का व्यवस्था करना। यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि भी है, प्रमुख भी रह चुके हैं, जिला पार्षद भी हैं, तो यहाँ की जनता से रूबरू होते हुए रहेंगे, तो क्या उनकी समस्याओं को आपने अभी तक कुछ अपने स्तर पर कुछ हल करने की कोशिश की? बिल्कुल निश्चित रूप से। मैं पहले भी 5 साल तक प्रखंड प्रमुख रहा और वर्तमान जिला पार्षद भी हूँ, तो चूँकि मैं स्थानीय यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ, हमेशा अपने समाज के, अपने क्षेत्र के लोगों के बीच में रहता हूँ। बाद बाकी जितने भी उम्मीदवार हैं, महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, वो सीधा नदिया के पार के हैं। जो दूसरा लोजपा के प्रत्याशी हैं वो कटिहार जिला के पार के रहने वाले हैं। तो स्थानीय उम्मीदवार में से एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी के रूप में मैं सिंगल यहाँ का एक प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर हूँ। बाद बाकी बहुत से लोग जो अपने आप को कहते हैं उम्मीदवार, लगभग सब लोग बाहर के ही हैं। तो ये थे हमारे साथ शंभू सुमन, जिनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि जितने भी प्रत्याशी यहाँ हैं वो पैराशूट प्रत्याशी हैं और ये स्थानीय प्रत्याशी यहाँ की लोकल हैं और इन्होंने यहाँ की जनता के लिए जो काम किया है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में जनता इन्हें किस रूप में अपना आशीर्वाद देती है। फिलहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जनता चुनती है तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? गाय घाट में जो भ्रष्टाचार है, जो वहाँ विकास के मुद्दे हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पर सॉल्व करना है, उसको वहाँ की जो समस्या है उसका निराकरण करने का काम करें। सर, वहाँ बाढ़ की बहुत बड़ी समस्या है, उसके लिए आपका क्या पहल हुआ? बाढ़ का वहाँ वो बाढ़ क्षेत्र इलाका है, बागमती से घिरा हुआ है, लेकिन वहाँ के जनप्रतिनिधि ने सही से अपनी बात को नहीं रखा, सरकार के पास नहीं रखा। समस्या का समाधान संभव है, वहाँ पुल पुलियों की भारी कमी है, उसको बना करके उसे निजात पाया जा सकता है। जी, निरंजन जी ने स्पष्ट कहा कि भ्रष्टाचार और विकास पे पूरा ध्यान होगा और समस्या का समाधान करेंगे। बिहार झारखंड का सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल अब सिर्फ एक क्लिक पर ऐप डाउनलोड करें। गोरिया कोठी के जो निवर्तमान विधायक हैं सतदेव सिंह जी, उनके पास पहुंचे हुए हैं। सतदेव सिंह से बात करेंगे क्योंकि ये पिछले बार आरजेडी के विधायक थे और इस बार इनका टिकट आरजेडी ने काट दिया है और काट के दूसरे किसी को दे दिया है। हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन सीधे तौर पे इनसे हम बात कर लेते हैं आखिर क्यों टिकट कटा है और क्या इनकी अभी क्षेत्र में पोजीशन है और किस दल से ये चुनाव लड़ रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, टिकट क्यों कटा? देखा जाए, टिकट काटने के पीछे रुपया की सौदेबाजी हुई, उसमें दल के निष्ठावान के प्रति कोई सहानुभूति नहीं हुई। सीटिंग के बारे में कोई विचार नहीं किया गया। माने ये हमारे टिकट कलेक्शन कमेटी जो थी उसका एक ही उद्देश्य था कि पैसा जतना आ जाए, जो पैसा दिया उसको टिकट दिया गया। इन लोगों ने करीब 4 करोड़ रुपया खर्च किया है। जो व्यक्ति को टिकट दिया गया है वो हमारा मेंबर भी नहीं,
उनके पति प्रभुनाथ सिंह जो लड़ रहे थे आरजेडी से, उनका विरोध किए। मैं लड़ा तो मेरा विरोध किए, और फिर उनका बेटा रणधीर लड़ा, उसका भी विरोध किए। वो सदा बीजेपी के पक्ष में लोग वोट कास्ट करते थे। उस व्यक्ति के पत्नी को टिकट दिया गया, क्या वो सर्ववासी हो गए, टिकट दिया गया जिसमें उनसे 4 करोड़ रुपया लिया गया। 2-30 तो पार्टी ले लिया, और रेस्ट बनी जो है बिचौलिया लोगों ने, जिन लोगों ने पैरवी किया, टिकट दिलाया, उन लोगों ने ले लिया, जिसके चलते उन्हें टिकट कट गया। आप किस पार्टी से, अब जो टिकट कटा उसके बाद किस पार्टी को आप? हम उसके बाद तो मैं आज उम्मीदवार हूँ राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का, जिसका अपना एक महागठबंधन है, जिस महागठबंधन में के अध्यक्ष हमारे भूपेंद्र कुशवाहा है, उसमें बसपा के मायावती जी है, और AIM के हमारा सऊदी वायसी साहब है, उसमें हिंदू भुंजार ब्राह्मण मंच है, और देवेंद्र यादव जी का पार्टी है। ये महागठबंधन का मैं उम्मीदवार हूँ। सर, आप विधायक थे, कितना काम किए, क्या कुछ बच गया, क्या आप कुछ सोचे हैं, किस मुद्दा को लेकर आप क्षेत्र में जा रहे हैं? मैंने अपने 5 साल काल में 300 करोड़ का केवल सड़क बनवाया हूँ। उसके बाद अभी हमारा 72 रोड सेक्शन है, जिसे 20 का टेंडर में चला गया है। उसके बाद मैं अपने इच्छित कोष से करीब 200 योजनाओं को पूरा कराया हूँ। प्रत्येक विद्यालय में बेंच, कंप्यूटर और किताब का व्यवस्था कराया हूँ। भवन भी हाई स्कूल में, मिडिल स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में बनवाया हूँ, इंटर कॉलेज बनाया हूँ। बहुत सारे स्कूल का हमने चारदीवारी भी कराया है। 300 गरीबों को वार्षिक पर्चा दिलाया है। 4 करोड़ आपदा में पीड़ित परिवार को दिलाया हूँ। 2 करोड़ लगभग स्वास्थ्य विभाग से किडनी, हार्ट, लीवर ट्रांसप्लांट, स्टोन के उपचार में दिलाया हूँ। और 2000 अपने क्षेत्र में ट्रांसफार्मर लगवाया हूँ। 2000 बसातुर को नगर पंचायत का मान्यता दिलाया हूँ, और बसातुर को जिला बनाने का प्रयास भी बड़ा 75% सफलता है। एम्स के लिए मैं दुधरा में 250 एकड़ जमीन चयनित कराकर 2018 भिजवा दिया हूँ, और 3 थाना को लकड़ी, जामो और गोरिया कोठी के भवन निर्माण के लिए पैसा उपलब्ध करा दिया हूँ। मैं अपने क्षेत्र के हर गांव को मुख्यालय से जुड़वा दिया हूँ। कोई पंचायत नहीं है जिसमें मुख्यालय जाने के लिए उनको कीचड़ की सामना करना पड़े। विधायक जी, अब क्या मुद्दा है? इतना काम तो आप करा दिए, विकास की गति जो है कि विकास की गंगा भी आप बहवाए हैं, लेकिन अब क्या बचा हुआ है? अब बचा हुआ है जो 5 को हमने घोषणा किया कि अगर पुनः लोगों का आशीर्वाद प्राप्त होगा तो मैं जिला का जरूर गठन कराऊंगा। एम्स को बनवाने का भरपूर प्रयास करूंगा। बिल्कुल, तो आपने सुना कि ये सतदेव सिंह विधायक हैं, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि हमने क्षेत्र में विकास किया है। कई तरह की जो योजनाएं थी, सरकार की जो योजनाएं थी, उसको धरातल पर बखूबी मैंने लाया है, और जो कार्य हैं जो एक विधायक को करना चाहिए वो उसको मैंने पूरा किया है। अब विधायक जी रालोसपा के टिकट से चुनावी मैदान में आए हैं। जब आरजेडी का टिकट इन्हें कटा तो रालोसपा के टिकट से ये चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। हमारे साथ मौजूद है रितेश रंजन जी, जो सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र से जो है कि चुनावी मैदान में है और विधायक पद के लिए अपने भाग आजमा रहे हैं। हम आपको रूबरू कराते हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनके चुनावी मुद्दा लेकर के यहाँ चुनावी मैदान में आए हैं। आपका स्वागत है रितेश जी। जी धन्यवाद। ये आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या प्रायोरिटी रहेगी सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा के लिए? आप देखिए, सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा जो है वो कोसी का पिछड़ा इलाका है। यहाँ बहुत सारा इलाका बांध के भीतर का क्षेत्र है, जहाँ लोग की स्थिति जानवर से भी बदतर है। अभी वर्तमान समय में विधानसभा के चुनाव में जो उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी दे रहे हैं, जो राष्ट्रीय पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनके हस्ताक्षर का स्याही नहीं सूखा होगा, वो जो है दूसरे दल से टिकट ले आए हैं।
आज तक जो लोग क्षेत्र की संवेदना को नहीं समझा, जिनको 40-45 साल से इस क्षेत्र ने सेवा का मौका दिया और आज तक इस क्षेत्र की दुर्दशा से नहीं बचा सके, चाहे हॉस्पिटल की समस्या हो, शिक्षा की समस्या हो, आम किसानों की समस्या हो, युवाओं की समस्या हो या क्षेत्र में रास्ते की समस्या हो, ये सब समस्या से ग्रसित यह क्षेत्र है। आपको याद होगा कि सिमरी बख्तियारपुर में जब उपचुनाव हुआ था तो वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी जी ने अपने साधारण कार्यकर्ता दिनेश निषाद को यहाँ पे चुनाव लड़ने का अवसर दिया था। मैं दुर्भाग्य समझता हूँ कि मुकेश सहनी जी को अगर दोबारा चुनाव लड़ने का अवसर था तो अपने ही साधारण कार्यकर्ता को देना चाहिए था जो इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो। खुद चुनाव के मैदान में कूद गए हैं, तो ये क्षेत्र इस बात को जानती है कि जो लोग इस क्षेत्र के नहीं हैं या क्षेत्र के लिए उनकी कोई संवेदना नहीं है और जो लोग काम करने वाले लोग हैं, जो सुख दुख में समर्पित होने वाले लोग हैं। कोविड-19 का कहर था, कोई नज़र नहीं आ रहे थे। हम लोग शुरू से लेके एंड तक अंतिम तक जो है काम करते रहे और लोगों की हर सुख दुख पीड़ा में खड़े रहे। लोग समझ रही है, लोग जागरूक हैं, लोग जो है कहीं ना कहीं इस क्षेत्र को समझने वाले लोगों को वोट देंगे। आने वाले समय में ये पता चलेगा लोगों को। ये आप अगर जीतते हैं तो विकास के पन्नों में पहली प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, मेरे लिए सबसे पहली प्राथमिकता इस क्षेत्र में बांध के भीतर जो इलाके में जो लोग रह रहे हैं, जो जानवर से बदतर जीवन जी रहे हैं, जिनको आने जाने की समस्या है, रात बिरात अगर लोग बीमार पड़ते हैं, चाहे बूढ़े बच्चे या माँ हो, महिलाएँ हो, वो जो है बीमार अगर होते हैं तो मौत में ही चले जाते हैं। उनको कोई उपाय नहीं होता है कि वो वहाँ से निकल के क्षेत्र में इलाज कराने जा सकें। ये विडम्बना है कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी उनको कोई सुविधाएं नहीं है। और मेरी प्राथमिकता में यहाँ स्वास्थ्य सेवा होगा, यहाँ शिक्षा की व्यवस्था होगी, युवाओं के लिए रोज़गार की व्यवस्था होगी। उसके बाद जो है इस क्षेत्र में जहाँ भी लगता है कि समस्या है, चाहे रोड की समस्या हो या अन्य कोई प्रॉब्लम हो, उसको ख़त्म करने का काम करेंगे। मेरी प्राथमिकता में सबसे ज़्यादा जो होगी कि यहाँ का जो विभाग है, चाहे वो थाना हो, पुलिस हो, ब्लॉक हो, जहाँ एक आवासीय बनवाने के लिए, थाना में एक केस दर्ज करवाने के लिए, हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए जो लोगों को पैसा देना पड़ता है या घूस देना पड़ता है, उस भ्रष्टाचार को तो कंप्लीट ख़त्म करने का संकल्प है। तो अभी हमारे साथ रितेश रंजन जी हैं जो निर्दलीय प्रत्याशी और सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। इनका कहना है कि अगर जीत हमारी होती है तो सबसे पहले इस इलाके से भ्रष्टाचार खत्म होगा।